बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने नातेदारी का अर्थ परिभाषा का अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने नातेदारी के भेदों का अध्ययन किया, जिसमें हमने नातेदारी के दो भेद बताए, रक्त संबंधी नातेदारी तथा विवाह संबंधी नातेदारी। उसके बाद हमने नातेदारी की श्रेणियों का अध्ययन किया, जिसमें मुरडॉक ने नातेदारी की 3 श्रेणियां प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी तथा तृतीयक संबंधी में बांटा। मर्डॉक ने प्राथमिक संबंधियों को 8 भागों में, द्वितीयक संबंधों को 33 भागों में और तृतीयक संबंधियों को 151 भागों में बांटा। तत्पश्चात हमने नातेदारी के नियामक व्यवहार की रीतियों का अध्ययन किया, जिसमें हमने पहली जो नियामक व्यवहार की जो रीति है वह है परिहार या विमुक्ता, जिसमें निकटती संबंधियों में परस्पर दूरियां बरती जाती हैं, उन्हें परिहार कहा जाता है या विमुक्ता कहते हैं। जैसे कि सास और बहू में या ससुर और बहू में पाया जाता है, ज्येष्ठ और छोटे भाई की पत्नी के मध्य परिहार पाया जाता है। लंका की वेडाइडा जनजाति और ट्रोबेंडा द्वीपवासियों में परिहार का बहुत अधिक प्रचलन है। उसके बाद में हमने नातेदारी के व्यवहार की जो अगली रीति पढ़ी थी वह है परिहास या हंसी मजाक के सम, जिनको जोकिक रिलेशन कहते हैं। परिहार के बिल्कुल विपरीत हमारे समाजों में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध भी पाए जाते हैं, जिनमें हंसी मजाक की जाती है, गाली गलौज की जाती है, यौन संबंध, अश्लील और बद्धे कथन कहे जाते हैं। इस प्रकार के संबंध साधारणतः प्रत्येक समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे जीजा साली परिहास, देवर भाभी परिहास। उसके बाद में हमने माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग टाइलर ने किया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, माध्यमिक संबोधन अर्थात स्त्रियां व पुरुष परस्पर अपने नाम लेकर नहीं पुकारते हैं, यानी कि पति पत्नी परस्पर अपने नाम लेकर नहीं बुलाते हैं। पत्नी अपने पति का भारतीय समाज में अक्सर नाम नहीं लेती है, वह अपने बच्चों के संबोधन के द्वारा या अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाकर अपने पति को संबोधन करती है। जैसे उदाहरण के रूप में बंटी के पापा, जिनको माध्यमिक संबोधन कहा जाता है। उसके पश्चात हमने मातुले को पढ़ा। मातुले में मामा की संपत्ति पर भांजे का अधिकार पाया जाता है, और हेडा व ट्रोबेंडा जनजातियों में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन पाया जाता है। हेडा तथा ट्रोबेंडा जनजाति के अतिरिक्त होपी व जूनी जनजाति में भी इस प्रकार का प्रचलन पाया जाता है। अब हम जो नियामक व्यवहार के जो अन्य रीतियां हैं, जैसे पितृ स्वाश्रय प्रथा, जिसको एमिटेट कहते हैं। देखिए नाम से पता चलता है पितृ का नाम आ रहा है, यानी कि बुआ की संपत्ति पर भतीजे का अधिकार। सीधी सी बात, सीधी परिभाषा तो यह है। पितृ स्वाश्रय का तात्पर्य होता है, इमीडिएट का मतलब होता है बुआ की संपत्ति पर भतीजे का अधिकार, यानी कि भाई के लड़के का अधिकार। जबकि मातुल्य में क्या था, मामा की संपत्ति पर भांजे का अधिकार। इसको गहनतापूर्वक पढ़े तो देखिए
इस प्रकार के संबंधों में बुआ का अधिक होता है, बुआ का अधिक महत्व होता है। हिंदुओं में बहुत से संस्कार ऐसे होते हैं जैसे जिन्हें बुआ संपन्न कराती है, जैसे नामांकन संस्कार में भतीजे का जो नामांकन किया जाता है उसमें बुआ का अधिक रोल माना जाता है। जिस प्रकार से मातृत्वात्मक परिवारों में मामा का अधिक महत्व और विशेषाधिकार होता है, वैसे ही पितृत्वात्मक परिवारों में पिता की बहन अर्थात बुआ, जिसे पितृ स्वा कहते हैं का विशेष महत्व पाया जाता है। डॉक्टर रिवर्स ने बेक्स द्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया है। वहां बुआ ही भतीजे के लिए वधू ढूंढती है। भतीजा मां से अधिक बुआ का सम्मान करता है। वहीं बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी वही होता है और उसकी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता है। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ करती है। कुछ जनजाति में बुआ ही दाह संस्कार की क्रिया करती है। दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों में बुआ के सम्मान की यह प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के बारे में चेपल तथा कुन का मत है कि जिन संबंधियों से विवाह के बाद सामाजिक अंतःक्रिया शिथिल होने की संभावना होती है, उन्हें सतत बनाए रखने के लिए इस प्रथा का प्रचलन हुआ है। बुआ विवाह के बाद दूसरे परिवार में चली जाती है, अतः अपने जन्म के परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए वह पितृश्रेय से प्रथा का प्रचलन करती है। कहने का तात्पर्य है, पितृश्रेय का तात्पर्य इमिटेट का तात्पर्य होता है कि बुआ की जो संपत्ति है उस पर भतीजे का अधिकार होता है, वह पितृश्रेय कहलाता है और भारत में टोडा जनजाति में पाई जाती है प्रथा। ये प्रश्न पूछाता है कि पितृश्रेय की प्रथा भारत में कौन सी जनजाति में पाई जाती है? टोडा जनजाति में। वहीं एक और पूछा था कि मातुल्य प्रथा कौन सी जनजातियों में पाई जाती है, तो हमने पढ़ा था कि हेडा व ट्रोबेंडा जनजातियों में। अब अगला है नातेदारी के नियामक व्यवहार की रीतियों में सह प्रसूता या सहकष्टी, जिसे कुवेद कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है, सह प्रसूता प्रसव, जो स्त्री प्रजनन अवस्था में होती है, बच्चों को जन्म देने वाली होती है, उसको प्रसवकालीन स्थिति कहते हैं। सह प्रसूता मतलब पत्नी के साथ, जो प्रसव में जो स्त्री है उसके साथ में कष्ट भोगना, सहकष्टी। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजाति में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी के संतान होने वाली हो तब पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। वह भी उसी प्रकार के कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसवा को होते हैं। वह भी पथ्य का भोजन करता है, उसे भी प्रसवा पत्नी के कमरे में ही रखा जाता है तथा उसे प्रसवा की तरह ही अछूत माना जाता है। भारत में खासी व टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सहप्रसूता या सहकष्टी की जो प्रथा है वो किस जनजाति में पाई जाती है? भारत की खासी व टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करने या कपड़े धोने की उसे मनाही रहती है, जब तक कि संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती। इस प्रथा के प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मानव शास्त्रों ने भिन्न भिन्न तर्क दिए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे मातृ पितृक संकुल की संक्रमण अवस्था के अवशेष के रूप में माना है। मेलनोवस्की ने सहप्रसूता को वैवाहिक संबंधों को अधिक दृढ़ बनाने और पैतृक प्रेम प्राप्त करने का एक सामाजिक क्रियातंत्र माना है। रेगलन इसे विवाह नामक संस्था के उद्विकास का सहयोगी कारण मानते हैं। कुछ विद्वान इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे पति पत्नी में परस्पर प्रेम का विकास होता है। पत्नी को यह जानकर मानसिक संतोष होता है
कि उसका पति भी उसके कष्ट के हिस्सेदार हैं और वह भी उसके कष्ट को महसूस करता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रसव के समय स्त्री के शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे जिस कमरे में प्रसव महिला रहती है उसमें रहने वाले अन्य व्यक्ति भी बीमार हो जाते हैं। अतः सहप्रसूतिता की रीति अंधविश्वास पर नहीं बल्कि ठोस तथ्य पर आधारित है। यद्यपि इस बात को कुछ सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है, किंतु इसे पूर्ण सत्य के रूप में नहीं माना जा सकता। कुछ जनजातियों में इस प्रथा के प्रचलन का कारण माता पिता पर प्रतिबंध लगाकर उनको जादू टोने के बुरे प्रभाव से बचाए रखना है कि नवजात शिशु कुशलता से जन्म ले सके। डॉक्टर दुबे का मत है कि इस प्रथा का प्रचलन सामाजिक पितृत्व निर्धारण करने के लिए हुआ होगा। बहुपति विवाह तथा मातृत्वात्मक परिवारों में जहां संतान का जैविक पिता प्राय अज्ञात होता था, वहां वही व्यक्ति संतान का पिता माना जा सकता था जो सहकष्टी रीति का पालन करता है। इस प्रकार से हमने नातेदारी में नियमित व्यवहार की रीतियों का आज अध्ययन किया, जिसमें परिहार, परिहास, माध्यमिक संबोधन, मातुल्य, पितृस्वाश्रय, सहप्रसूतिता आदि नियामक व्यवहार की रीतियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।